Hey guys, good morning. I welcome you all to एग्जाम शाला. दिस इज योर एजुकेटर सुतन गुप्ता. तो एकदम बेसिक से अंग्रेजी सीखिए का 7th वीडियो आपके सामने है और इसमें हम कंजंक्शंस के बेसिक्स को जानेंगे. ठीक है, कैसे कंजंक्शंस को यूज करते हैं, कितने टाइप होते हैं इसके, और कंजंक्शन का यूज एक्चुअली है क्या. मतलब जब हम रीडिंग करते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम किसी बुक को पढ़ते हैं, तो क्या वहाँ ये यूज होता है, और अगर यूज होता है तो हमें बताता क्या है. तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो के साथ. और इस कंजंक्शन वाले वीडियो में मैं आपको इंटरजेक्शन भी बताऊंगा. वैसे इंटरजेक्शन हमारे एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत पता हो तो कॉन्टेक्स्ट लेने में काफी आसानी होती है. ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, लास्ट के 10 मिनट में आपको इंटरजेक्शन बता दूंगा. अब इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, क्या डेफिनेशन क्या होती है. फिर हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली दो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं तो देखिए इसके 4 टाइप हैं. तो ध्यान से जुड़े रहना, क्योंकि मैं एक एक चीज को बताऊंगा. एक होता है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन, फिर होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव कंजंक्शन, एंड एक होता है इलेटिव कंजंक्शन. काफी सारे लोगों ने इसको सुना नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पता चल जाएगा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करते हो ना, तो वहां पे काफी मदद मिलेगी उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ने में. अक्सर लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा. पता ऐसे चलता है कि हमें शब्दों की पहचान होती है, अगर नहीं होती तो डेफिनेटली हम नहीं पता लगा पाते. ठीक है, इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, तो ये हमें टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, कंडीशन, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बताने में मदद करते हैं. एंड बिलीव मी, अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक, पैराजम्बल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से. ठीक है, इसके अलावा जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं वहां पे भी मदद मिलती है काफी ज्यादा. तो बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ रूल हटाने वाली बात नहीं है. देखो, अगर बात मैं ये करूं कि मुझे कंजंक्शन सिखाना है तो ज्यादा ज्यादा मेरे लिए वो काम आधे घंटे का है, और उस आधे घंटे में मैं आपको बता दूंगा इतना इतना कर लो, रट लो, काम हो जाएगा. लेकिन मैंने वो काम किया नहीं आज तक. आपने देखे होंगे अगर मेरे पिछले 7 वीडियोस, तो मैं बेसिक्स पे काम कर रहा हूं. तो मेरा होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कि आपका पढ़ने का मन तो करे. रूल्स तो फिर किताबों में भी हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें, बट ऐसा हो नहीं सकता. बात समझ में आई ना. तो इसलिए इसको भी ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, एक एक चीज को लेकर के चलूंगा. ऑफकोर्स जो शब्दों का यूज है वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, एक बार में तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, खैर जुड़े रहिए. और मैंने आप लोगों से पूछा ही था कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि क्या कैसे टॉपिक्स बने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अब बात करते हैं कंजंक्शन होते क्या है. बहुत ही सही से समझना. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मियरली जॉइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम्स वर्ड्स टुगेदर. दे कैन हेल्प टू एक्सप्रेस a cohesive view and easy understandable and readable text. ओके, अब ये क्या है इसको आसानी समझो. देखिए कंजंक्शन जो काम करते हैं ना, तो आप इस वर्ड को देखिए, जंक्शन. जंक्शन क्या काम करता है. मान लो एक सूरत है, तो अब सूरत में ऊंधना जंक्शन है. ठीक है, आप यहाँ से चले जाओ, थाने जंक्शन पड़ता है मुंबई में. अब ये दोनों जगह क्या करते हैं भाई, दो अलग अलग स्टेट से, अलग जगह से ट्रेन आएंगे, जुड़ने का काम करते हैं. तो कंजंक्शन भी दो को जोड़ने का काम करता है. अब ये दो क्या हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दो, बट ये वर्ड्स हो सकते हैं, ये क्लॉज हो सकते हैं. ठीक है, ये दो सेंटेंस हो सकते हैं, इनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है. ये एक छोटी सी बात है. ठीक है, लेकिन कंजंक्शन सिर्फ इतना नहीं होता है. इस बात को समझने की कोशिश करो. कंजंक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट है. एक डेफिनेशन रट लेना बस सफिशिएंट नहीं है. जैसे कंजंक्शन मदद करता है कि हम सेंटेंसेस की चॉपीनेस ना करें, मतलब हम टुकड़ों में बात ना करें, हम सिंपल सेंटेंसेस में बात ना करें. अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजंक्शन 5, 7, 10, 15 लाइन तक के सेंटेंसेस हो जाते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाता है. नॉट सेंटेंसेस, सॉरी फॉर द मिस्टेक. बात समझ में आ रही है. कंजंक्शंस को यूज कर करके 1000, 1500 वर्ड का सेंटेंस बनाया जा सकता है. तो ये यूज है. ठीक है, जो आप देखते हो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, वो मदद करता है. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, काफी सारे लोगों ने मेरी क्लास में भी देखा होगा, बट यहां पे भी देख लेते हैं. और सिर्फ एग्जाम्पल की बात नहीं है, समझना, कुछ चीजें भी बताऊंगा, उनको भी ध्यान से देखते जाना, और कॉपी पेन साथ में रखो. अब यहाँ देखिए लिखा, शी लाइक्स कुकिंग, शी लाइक्स ईटिंग, शी डज नॉट लाइक वॉशिंग डिशेस. सबसे पहले जो एकदम नए हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि भाई देखिए यहाँ पे एक मेन वर्ब आ चुकी है. जब मेन वर्ब आ चुकी तो ऑफकोर्स दो मेन वर्ब एक साथ तो नहीं आने वाली. तो ये कुकिंग यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा, ना ही ये कॉन्टिन्यूअस में है. ठीक है, इसी तरीके से ईटिंग भी नहीं है. अब अगर आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें तो शी लाइक्स व्हाट, शी लाइक्स व्हाट,
तो यहाँ पे कुकिंग एंड ईटिंग एक नाउन का काम कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये जीरंड होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन अभी उसके बारे में हम जाएंगे नहीं, अदरवाइज कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो शी लाइक्स कुकिंग, शी लाइक्स ईटिंग, शी डज नॉट लाइक वॉशिंग डिशेस, मतलब उसे खाना पसंद है, उसे खाना बनाना पसंद है, लेकिन उसे बर्तन धोने नहीं पसंद है। ये होता है इसका छोटा सा मतलब। क्या ये सेंटेंस गलत है? ऑफ कोर्स नहीं है। सिंपल सेंटेंस लिखें, जब हम बिगिनर होते हैं तो हम ऐसे सेंटेंसेस में बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसे बात करना अच्छा लगेगा? मोनोटोनस नहीं हो जाएगा, नीरस नहीं हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन जब आप कन्वर्सेशन करोगे किसी से इंग्लिश में? अब यहाँ पे बात को समझिएगा। एक लिखा शी लाइक्स कुकिंग, समझना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं मान के चल रहा हूँ इतना तो सबने पढ़ा होगा। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोनों के दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है, इजंट इट? और जब ये अफर्मेटिव है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। अब मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, शी लाइक्स कुकिंग एंड ईटिंग, क्योंकि देखिए शी लाइक्स एंड शी लाइक्स कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना सेम ग्रामेटिकल रैंक होनी चाहिए, ठीक है, या लेवल ऑफ ग्रामर सेम होना चाहिए। अब आगे आते हैं, आगे भी मैं कहानी को जोड़ सकता हूं। कुछ के दिमाग में आएगा सर मैं लगा सकता हूं बट लगा दूं एंड शी डज नॉट लाइक वॉशिंग डिशेस कर दूं, या डजंट लाइक वॉशिंग डिशेस कर दूं, दोनों में से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आया होगा। तो देखिए अगर आप बट यूज करेंगे ऑफकोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दो अफर्मेटिव के बाद एक नेगेटिव आ रहा है, और जब नेगेटिव आ रहा है तो ग्रामेटिकल रैंक अलग अलग हो गई, लेवल ऑफ ग्रामर अलग हो गया, और जब ये अलग हो गया तो सर आपको सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, और आप बोलेंगे शी लाइक्स कुकिंग एंड ईटिंग बट शी डजंट लाइक वॉशिंग डिशेस। इज माई पॉइंट क्लियर? तो यहां तक बात को ध्यान देना, आपको ये भी ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं पे भी कंजंक्शन किसी भी तरीके से लगा दो। काफी सारे लोगों के दिमाग में बैठा होता है कि सर एंड एक कंजंक्शन है और एंड दो लोगों को जोड़ता है, और जब दो लोगों को जोड़ता है तो ये प्लूरल बना देता है। मान लो अगर वहां पे नाउन है तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक ही वर्ड का मीनिंग दे रहा है, सच अगर मैं ब्रेड एंड बटर की बात कर लूं तो रोजी रोटी भी उसका मतलब होता है, तो मीनिंग अलग हो जाएगा। मैं एडजेक्टिव्स को जोड़ दूं तो एडजेक्टिव्स तो प्लूरल होते ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान देनी होती है, रटी रटाई चीजें नहीं करनी है। अब आगे देखिए, लिखा है आई वर्क क्विकली एंड केयरफुल। क्या ये सही है? समझने की बात कोशिश करिए। एंड लगा है, एक कंजंक्शन है। अब जब मैंने वर्क की बात करी तो वर्क ऑफकोर्स यहाँ पे एक एडवर्ब बनाने का काम कर रहा होगा। आई वर्क क्विकली, भाई मैनर की बात करी ना, तो क्या यहाँ पे एक एडजेक्टिव से काम चलाएगा? नहीं चलाएगा। आई वर्क क्विकली, तो यहां पे भी आपको केयरफुली करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये बातें ध्यान देना कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो सेम ग्रामेटिकल रैंक पे या लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये टाइम वगैरह बताने की काम करते हैं। और बातें, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म करने में मदद करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस को फॉर्म करने में मदद करते हैं, मतलब बेसिकली छोटे छोटे से सेंटेंस है उनको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे दो कंजंक्शंस को यूज किया, एक एंड लगाया और यहाँ पे बट लगाया, तो ऑफकोर्स देख सकते हैं आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। बहुत आसान था लेकिन दिमाग में रखने के लिए जरूरी था। इस बार पॉइंट क्लियर? और इट स्टॉप्स चॉपीनेस ऑफ द सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से मदद करता है। यहाँ तक मैंने आपका काफी समय लिया, लेकिन समझना जरूरी, एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है तो दिक्कत नहीं होती है। मेरा मानना है भाई टाइम देना है तो 1 घंटा एक बार में दो ना, ये 5 मिनट पढ़ के कुछ और सोचना फिर दूसरे वीडियो पे जाना डजंट मेक एनी सेंस, टाइम वेस्ट होता है, आप 10 जगह से देखते हो। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये 2 मिनट में सीखें, 3 सेकंड में सॉल्व करें, ऐसे वीडियो से बहुत दूर रहो। ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। बाकी आपकी मर्जी, आप अब इतने तो होशियार हैं। फिर अब मैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की बात करता हूं, तो देखिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में मैं 2 तरीके के कंजंक्शंस को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये बेसिकली क्या करता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने में मदद करता है, ठीक है, 2 सेंटेंसेस बनाने में। इसके अलावा एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होगा कि भाई एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये बात होती है आपके कंजंक्शंस में। एक और होता है कोरिलेटिव, लेकिन अभी उसमें जाऊंगा नहीं, अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है। चलिए अब इनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग अगर बैठ जाती है ना तो बहुत ही ज्यादा सही रहता है। इस बार पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, या इसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, तो देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है, एक समान रैंक या सेम ग्रामेटिकल लेवल पे लेकर के चलता है, ठीक है। ये समान पद वाले शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब इसके लिए आप एक फैन बॉयज याद कर सकते हो, एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई से येट एंड एस फॉर सो।
ठीक है, यहां बात इसको याद रखना फैन बॉयज को, तो फैन बॉयज से आपके 7 कंजंक्शंस के नाम याद हो जाएंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, बेसिकली ये डिफरेंट आइडियाज को जोड़ने का काम करता है, मतलब आपने एक काम किया, उसकी वजह से दूसरा काम हुआ, ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनके बीच एक इक्वलिटी ऑफ रिलेशनशिप को भी ये प्रकट करते हैं या दिखाने का काम करते हैं, ठीक है, और दोनों आइडिया सेम इंपॉर्टेंस पे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखते हैं आपके सामने। शी पास्ड बट हिज ब्रदर फेल्ड। इस सेंटेंस को देखो, शी पास्ड, अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं? क्या ये दोनों अलग अलग अपना मीनिंग दे सकते हैं कि नहीं? रिलेशनशिप तो है, लेकिन दोनों के दोनों, भाई मैं कह सकता हूं शी पास्ड हिज ब्रदर फेल्ड, दे सकते हैं, सेम इंपॉर्टेंस है, इनको जोड़ने का काम किया इसने बट ने। इसी तरीके से ही केम हियर एंड डिड हिज वर्क, अब इसको आप अलग अलग भी बोल सकते हो, ही केम हियर। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट केम, अब सब्जेक्ट कॉमन है तो मुझे 2 बार ही लगाने की जरूरत है नहीं, 2 अलग पर्सन तो यहाँ पे है नहीं, जब है नहीं तो ऑफकोर्स मैं एक एंड लगा करके ही को गायब कर सकता हूं, बट अगर ये नेगेटिव होता तो फिर मुझे ही लगाना पड़ जाता, बात को याद रखना। ओके, अब इसी तरीके से देखिए, द टॉर्टॉइस मूव्ड स्लो बट द हेयर रैन फास्ट। अब ये दोनों, द टॉर्टॉइस मूव्ड स्लो, एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज हो गया, क्या ये दोनों अलग अलग पूरा मीनिंग नहीं देंगे? देंगे ना, बात समझ में आ गई? तो इस बात को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है, इक्वलिटी दिखाने का भी काम करता है, लेकिन ये जो कंजंक्शन आइडियाज होते हैं ना, ये एक मजबूत बंधन से नहीं जोड़ते, मतलब उन्हें प्रभावशाली बना देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों आइडियाज की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। इस माय पॉइंट क्लियर? ये कोरिलेट होते हैं। ओके, यहां तक बात समझ आ गई। खैर, अगर तुम्हें टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ आ रही, इट्स ओके, इट्स ओके, आइडिया समझने की कोशिश करो कि क्या इन बातों को अलग अलग कहा जा सकता है। डेफिनेटली कहा जा सकता है। अभी जब वैरायटी आएगी तो आपके सामने क्लैरिटी और भी बढ़ेगी। अब मैं इनके टाइप्स की आपसे बात करता हूं, और जब मैं आपसे टाइप्स की बात करूंगा तो आपके सामने एक लिस्ट रखूंगा, और इस लिस्ट को ध्यान से समझने की और जानने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके टाइप्स में। तो 4 तरीके के टाइप होते हैं। सो एक हो गया क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, इसे कॉपुलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं। एक होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव एंड डिस्टिंक्टिव कंजंक्शन, एक होता है इलेटिव कंजंक्शन। इसको पहले थोड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे इनके हम डेप्थ में भी जाएंगे। सो जब मैं बात करता हूँ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ध्यान रखना ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आते हैं। तो जब बात होती है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की, तो ये सिंपली 2 सेंटेंसेस को या क्लॉज को जोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपली जोड़ने का काम कर देते हैं। अब यहाँ पे कैसे कंजंक्शंस होंगे? यहाँ पे होंगे एंड, अलोंग विद, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, ऐसे कंजंक्शंस होते हैं। इसके बाद होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब विपरीतार्थक, पिछला मतलब अपोजिट में कुछ दिखाने का काम करेंगे। ये काम करता है ये, जैसे she is good at painting but she couldn't perform well there, ठीक है, और I wanted to select her but her performance was not up to the mark, ऐसा देने का काम करता है। तो ये कंट्रास्ट दिखाता है। और यहाँ पे जैसे कंजंक्शंस काम करेंगे बट, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, दो, ऑल्दो, हाउएवर, ऐसे कंजंक्शंस यहाँ पे होते हैं। फिर होता है अल्टरनेटिव, आपको नाम से ही दिख रहा होगा। अल्टरनेटिव की जब बात कर ली तो ऑफकोर्स एक चॉइस दिखाने की बात करोगे, मतलब आपके पास इसके अलावा क्या है। बात समझ में आ रही है ना? आपके पास इसके अलावा क्या है, ये दिखाने का काम करता है अल्टरनेटिव में। तो यहाँ पे कैसे कंजंक्शंस हो सकते हैं? सीधी सी बात है, अगर दिमाग में हिट कराऊं, ईदर और, नीदर नॉर, काफी लोग आइदर और नाइदर बोलते हैं, इट्स ओके, ठीक है। और इसके अलावा और, एल्स, वेदर और, एटसेट्रा। तो चॉइस की बात कर दी, या तो ये या तो ये, ठीक है, ना तो वो ना तो ये, इस तरीके से ये बात करता है। और इसके बाद होता है कि इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शंस क्या काम करते हैं? इलेटिव कंजंक्शंस रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं, जैसे देयरफॉर, सो, हेंस, ऐसे कंजंक्शंस होंगे, ठीक है। सच एज आई वाज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड सो आई वेंट फॉर स्लीप, मैं सोने चला गया, ठीक है। अच्छा, अब यह बात आती है दिमाग में कि सर बता तो दिया इतना कुछ, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, लेकिन इसका यूज कैसे होगा? देखिए सर, जब बात आती है पैराजम्बल्स को सॉल्व करने की, देखो मैं रिलेट करूंगा, जब तक वो इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती ना, कोई भी चैप्टर कोई सही से पढ़ता नहीं है। और मैंने ये बात बोली है कि हम किसी सब्जेक्ट को जितना जानते हैं हम उसे उतना ही जानना चाहते हैं।
तो जब क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस की या मैं बेसिकली सिंपली सेंटेंस जोड़ने की बात करूं, तो जब आप पैरा नंबर सॉल्व करते हो ना, तो आपको पेयर बनाने होते हैं। तो यहां पे ऐसे कंजंक्शंस ही तो मदद करेंगे, एंड अलोंग विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब मान लो आपको दिख रहा है कि यार कुछ अपोजिट इसके बोला जा रहा है, तो आप एडवर्सेटिव पे ही तो जाओगे ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करोगे। आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है, आपको एक लास्ट सेंटेंस में पहुंचना है, तो आप रिजल्ट जो दिखाएंगे वैसे शब्दों को ही तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दिमाग दौड़ाइए सर, रटना नहीं है। जब आप कनेक्टर्स करते हो ना और कहते हो सर ये कनेक्टर्स होता क्यों नहीं, हमारे गलत क्यों होते हैं, क्योंकि सर आपने शब्दों पे काम नहीं किया है, आपने बस रट लिया है कि सो वैसे यूज होता है। अब यार वो आपने कभी प्रेपोजिशन में भी देखा था, अब जब आपने प्रेपोजिशन पे देखा तो फिर बात समझ आ गई। मतलब बट को आपने प्रेपोजिशन में भी देखा, अब यहाँ दिमाग खराब हो गया, वो तो हमने प्रेपोजिशन देखा था भाई, वहां रिलेशन बताने का काम कर रहा था, या वो क्लॉज जोड़ने का काम करेगा। तो फर्क होता है दोनों में। ये बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो, अदरवाइज आप पहले भी कंफ्यूज थे, आप बाद में भी कंफ्यूज रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहें। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपके सामने रखा है मैंने क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को। सो क्या करते हैं ये, दीज मेयरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर और इट सिंपली ज्वाइंस, एंड ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ, एंड। अब ये साथ में काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना, बोथ के साथ एंड आएगा, वेल, नाउ। इज माय पॉइंट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई ना? तो ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस को सिंपली ज्वाइन करने का काम करते हैं। रुको रुको भैया, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, घबराना नहीं है। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप देखने की कोशिश करिए। श्याम इज बोथ फूलिश एंड ऑब्स्टिनेट, ठीक है। अब समझिए, बोथ के साथ एंड आता है, ये सब रट लेते हैं, ओके। लेकिन अब यहां पे जो जानने वाली बात है ना, वो ये है कि इनको जोड़ा कैसे गया। सच एज फूलिश मीन्स बेवकूफ होता है, ठीक है, एंड ऑब्स्टिनेट मीन्स इसका मतलब होता है जिद्दी। इनको अलग अलग बोल सकता हूं ना, लेकिन जोड़ने का काम कर दिया भाई मैंने। दो अलग अलग सेंटेंस दिखे थे, मैंने एक साथ जोड़ दिया। बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। अब समझिए, बोथ के साथ एंड आया, राम एंड सीता, नॉट श्याम, सॉरी, बोथ राम एंड सीता विल, एक्चुअली श्याम बहुत ही कॉमन वर्ड होता है तो वो निकल जाता है नाम। तो बोथ राम एंड सीता विल अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने के तो काम कर रहे हैं भाई। जरूरी थोड़ा इन दोनों के बीच में रिश्ता हो, जरूरी थोड़ा है पति पत्नी हो, जरूरी नहीं है ना भाई बहन हो, जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है ये दूसरी हो, ये दूसरी हो, समझ आया। दो अलग अलग पर्सन भी तो हो सकते हैं। जब दो अलग अलग हो सकते हैं तो रखा तो जा सकता है ना, दोनों का ही तो फ्यूचर की बात करी जा रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसने सीता ने पहले करी थी, राम फ्यूचर में करेगा, तब नहीं जुड़ेगा ऐसा, ओके। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने क्या बनाया, देश बनाया, और लोगों ने क्या बनाया। अब यहां पे देख लो ना, डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है। गॉड दिख रहा है, अलग है, मैन दिख रहा है, अलग है। और जब दोनों अलग दिख रहे हैं तो सर देखिए, दोनों के लिए वर्ब मैंने अलग से ही यूज करी, यहां पे भी नहीं यूज करी, यहां पे भी यूज नहीं करी। क्यों? क्योंकि काम चल रहा है यहां पे अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ओके। क्यों? क्योंकि भाई गॉड ने कुछ और काम किया और मैन ने कुछ और काम किया, बट यहां पे एक ही पर्सन की बात करी थी। यहां पे दो लोग तो थे, लेकिन दोनों एक जगह पे आ रहे थे। ये समझना जरूरी है, लोग समझ नहीं पाते और इसी में गलती करते हैं, ठीक है, कि उलट के बैठ गए, ऐसा करना होता है, ऐसा हो जाएगा। ना जी ना, ऐसा नहीं होता। आगे आते हैं, गीता एज वेल एज हर मदर। वैसे ऐसे जब एज वेल एज जैसे शब्द आते हैं ना, तो याद रखना कि सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो यहां पे वेंट टू दिल्ली मेन सब्जेक्ट देखो और उसके हिसाब से आप वर्ब को यूज कर दो, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। इसे हिंदी में, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन को हिंदी में संचयी समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। वैसे इतनी शुद्ध हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं। अब आते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रास्ट बताते हैं, या आप कह सकते हो कि एक्सप्रेस अपोजिशन, ठीक है, विपरीत में क्या है ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ ऐसे वर्ड हैं, आप खुद देखिए, बट, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली, स्टिल, व्हाइल, येट। अब देखो यार, जब भी आप ऐसे शब्दों को यूज करते हो ना, यार वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन देखो तुरंत डाउट दे देगा, कुछ अपोजिट में बोल देगा, है ना, वह बहुत मेहनत करता है फिर भी। अब सोचिए, ये जो फिर भी, लेकिन, सिर्फ, ऐसे शब्द आप कब यूज करते हैं? सोचिए, जब आपके पास
जो स्टेटमेंट है उसके लिए एक और स्टेटमेंट हो, तभी तो ऐसे शब्दों को यूज करते हो कि ऐसे यूज करते हो। मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने उसे देखा कार चलाते हुए, उसने मुझे कॉल करी। भाई कार चला रहा था, कॉल आ गई, शी कॉल्ड मी व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। तो ये कब है? जब आपके पास अपोजिट में भी एक सेंटेंस। और एक बात याद रखना, मैंने पहले बोली थी, जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो उसके अपोजिट एक मीनिंग निकलता है। अब वो कैसा निकलता है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ओके, तो याद रखना। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन को हिंदी में विरोधवाची समुच्चय भी बोलते हैं, वैसे कंजंक्शन को समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं आपके सामने सेंटेंस रखूंगा, समझने की बहुत ध्यान से कोशिश करना और इसके बाद आप खुद से कनेक्टर्स को ट्राई करना। कनेक्टर्स का आइडिया क्लियर होगा चुटकी बजाते ही। ठीक है, देखिए यहां लिखा है आई एम पुअर नेवरदलेस आई शैल हेल्प यू। ठीक है, आई एम पुअर नेवरदलेस आई शैल हेल्प यू। अब भाई जी बताइए मुझे, ये जो मीनिंग आया आपके सामने ये क्या मीनिंग दे रहा है? सोचो, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? बताओ। इसका मतलब होता है के बावजूद, हालांकि, ठीक है, या तथापि। ये मतलब है इसके, मैं गरीब हूं, इसके बावजूद मैं मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है, तो अगर एक छोटी सी बात समझो कि ये गरीब होने के बावजूद कुछ कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, तो कहते नहीं है तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम हार मान गया, उसे देखो दुबला पतला सा आदमी लड़ गया तुम्हारे लिए। भाई ऐसी बातें जब करोगे तो क्या है, सोचना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही ना? आई केयर फॉर यू, आई स्टिल केयर फॉर यू, फर्क है, शब्दों का खेल। ही वॉज नॉट सिंसियर, हाउएवर ही गॉट प्रमोशन। वह सिंसियर नहीं था, फिर भी देखो मेरा काम हिंदी पढ़ाना नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ के बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसे आप समझ पाओ कि आप कैसे बात करते हो। क्योंकि देखिए मैं कितना भी बोलूं, विलियम शेक्सपियर भैया कितना भी बोले, आप अपनी मदर टंग पे उसे ट्रांसलेट करोगे ही करोगे। ठीक है, और ये तरीका ठीक भी मैं मानता हूं, है ना। एक दिन में अंग्रेज नहीं बन जाएंगे, जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट ही तो दिखा रहा है। वो सिंसियर नहीं था, फिर भी उसे मिला। भाई फिर भी कब बोलते हो? भाई वो पढ़ता नहीं था, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। इसको जरा नॉर्मल टोन में बोल के देखिए, प्यार से बोल के देखिए, सर निकलेगा ही नहीं। He worked hard but he failed, समझिए, बट कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम किया। She was annoyed, she was annoyed, वह गुस्से में थी। Still she kept quiet, वह शांत रही। ठीक है, फिर भी दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कुछ विपरीत में दिख रहा है, कुछ अपोजिट में दिख रहा है। शब्दों को पहचानिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर नॉवेल को लेकर के बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव या डिस्टिंक्टिव कंजंक्शंस की। अब ये क्या काम करते हैं, इनके लिए भी मेरे पास कुछ सेंटेंस आएंगे, डोंट वरी। तो जब अल्टरनेटिव की बात करें तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि चॉइस दिखाने का काम करता है। ठीक है, चॉइस दिखाने की बात करी जाए तो मतलब दो में से आप किसी एक को चूज करोगे, या जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें से किसी एक को लेकर के जाओगे। सो सिंपली दीज एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव। ठीक है, नॉट दीज, एक्चुअली दे। ओके, सो और, ईदर और, एल्स, नीदर नॉर और अदरवाइज। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है ना? और समझ आ रहा है तो शेयर जरूर करते जाया करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बताओ कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए, ईदर कम विद मी और गो टू द लाइब्रेरी। अब आपकी मम्मी की बात समझने की कोशिश करिए। मम्मी कहती है या तो मेरे साथ चलो, नहीं तो निकल जाओ यहां से। ठीक है, तो चॉइस ही है ना। बात समझ आए यार? या तो मैं रमेश के साथ जाऊंगा या मैं सुरेश के साथ जाऊंगा, या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा, मैं खाना खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। ऐसे होते हैं, चॉइस आप रखते हो, या तो रेड कार ले लो या ब्लैक कार ले लो, ये व्हाइट वाली नहीं आएगी। क्या है ये? चॉइस है। ठीक है, सो अब देखिए, ऑफ कोर्स अब लोग रट लेते हैं, सो इधर के साथ और आता है, ओके, फिर नीदर के साथ और आता है, ओके, फिर कॉन्सेप्ट को समझो ना। इधर ठीक है, इधर के साथ और आ गया, बट सर चॉइस क्या है, आइडिया क्या कहना चाहता है, किससे कहना चाहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। नीदर, अब नीदर कब लगता है भाई? सीधी सी बात है, जब दो में से एक भी ना ले रहे हो तब आप नीदर लगाते हो। नीदर द लीडर, ना तो लीडर, नॉट द फॉलोअर्स हैव कम, कोई भी नहीं आया। अगर इसको एक लाइन में बहुत छोटे से या कम शब्दों में बोल दूं तो कोई भी नहीं आया। मूव फास्ट एल्स यू विल बी लेट, तेज भागो अदरवाइज, नहीं तो, एल्स का मतलब नहीं तो लेट हो जाओगे। ओके, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। आई होप क्लियर है।
अच्छा, थोड़ा बहुत कभी कॉमा को भी याद रखना, ऐसे कॉमा भी यूज किए जाते हैं जब दो डिफरेंट आइडियाज को रखा जा रहा हो। खैर, यहां तक आई गेस क्लियर है बातें। अब मैं इलेटिव कंजंक्शंस की बात करता हूं, मेरे आइडियाज को पकड़ने की कोशिश करना जो मैं वहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। जब इलेटिव कंजंक्शंस की बात करते हैं, हिंदी में से बोलते हैं परिणाम सूचक समुच्चय, अ कंजंक्शन विच एक्सप्रेसेस एन इन्फेरेंस, और बेसिकली ये रिजल्ट दिखाने का काम करता है, ठीक है। ये बात को याद रखना, ये दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे का रिजल्ट दिखाता है, एक सेंटेंस दूसरे का रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। और ये इन्फेरेंस भी व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। फॉर, सो, देयर फॉर कहते हैं ना। अब देखो एग्जांपल देखना तो क्लियर हो जाएगा। मैं अपने आप कोई बातें नहीं जोड़ूंगा, सेंटेंसेस रखूंगा, ध्यान से समझोगे, हर चीज क्लियर होगी। यू विल श्योरली पास फॉर यू वर्क हार्ड। अब समझो ना भाई, आप पास होंगे जो आपने मेहनत करी है। यू आर ऑनेस्ट देयर फॉर यू आर रिस्पेक्टेड, आप ईमानदार हैं इसीलिए। अब देखो ना, आपने कोई काम किया होगा तभी तो कुछ हुआ। ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स लिए। फॉर ही वर्कड, जिसके लिए उसने मेहनत करी। समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। अब इन सेंटेंसेस को आप देखिए तो क्या दिखा रहा है, एक रिजल्ट ही तो दिखा रहा है, किसी चीज की वजह से कुछ हुआ, या आपने कुछ ठाना था इसलिए कुछ हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये चीज दिखाने का काम करता है इलेटिव। आपको याद नहीं आ रहा होगा, वो क्यूमुलेटिव था, ये इलेटिव हो गया, ओके। फिर वो आपने एडवर्सेटिव जैसा कुछ बताया था, भाई साहब वो नहीं याद होता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं कहता टर्म्सोलॉजी याद को, मैं चाहता हूं आइडियाज को पकड़ने की कोशिश करो। वो कब अपोजिट है, कब पॉजिटिव, नहीं तो सिर्फ बोलते हैं सर वो अपोजिट लग रहा है तो क्या करें। अरे सर जी, अपोजिट लग रहा है, कोई रीजन होगा, कोई शब्द वहां पे खेल कर रहा होगा, ठीक है सर। तो यहां तक मैंने बात करी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, और अब मैं बात करूंगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं तो इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके सामने। A subordinating conjunction joins a clause to another which it depends for its full meaning, ठीक है। मतलब ये दूसरे को ज्वाइन करता है जिसपे डिपेंड होता है अपने पूरे मतलब के लिए, पूरी मीनिंग के लिए, ठीक है। याद रखना, या इसको और बोलूं तो जो कंजंक्शन किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़े सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। कई बार एक आइडिया दूसरे आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं कि कौन सा आइडिया इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजुअली मेन क्लॉज का आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जबकि सबऑर्डिनेट का कम इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को याद रखना। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो मेन क्लॉज के लिए टाइम, रीजन, कंडीशन आदि बताने का काम करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में ये बात बताई थी कि टाइम, प्लेस, पर्पस वगैरह की बात थी। आपको कुछ अब शब्द दिखेंगे, इन शब्दों की समझ अब थोड़ी सी बेहतर होगी अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं और आप यहां पे देख रहे हैं। इफ, व्हेन कंडीशन दिखाएगा, व्हेन टाइम दिखाएगा, याद करो वेयर प्लेस दिखाएगा, सिंस क्या दिखा सकता है, रिजल्ट दिखा सकता है, कोई रीजन दिखा सकता है, ऑल्दो कोई रीजन दिखाने का काम कर सकता है, तो बिफोर समय दिखा सकता है, बिफोर प्लेस भी दिखा सकता है, आफ्टर समय दिखाएगा, टिल समय दिखाएगा, अनटिल समय दिखाएगा, अनलेस कोई कंडीशन दिखाएगा, एज कोई रीजन दिखाएगा। भाई समझ आ रही है, ये शब्दों को पहचान जाओगे तुरंत, नहीं तो रटोगे, और मैं रटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं शब्दों को पहचानो। इसलिए पिछले सारे वीडियोस देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, नाउ लेट्स मूव। अब मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूं एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स को देखो और समझने की कोशिश करो। I was away when Ram called me, इस सेंटेंस को आधा कर दो, मीनिंग देना बंद कर देंगे। I was away, when क्या मीनिंग पूरा हुआ? नहीं। When Ram called me, अगर आप ये बोलते हैं when Ram called me, तो सर ये when आपका सिर्फ इतने सेंटेंस की बात कर रहा हूं, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। समझ में आई बात? इतना पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और यहां इंटेरोगेटिव नहीं दिखाना मुझे, उसके लिए मैंने प्रोनाउन देखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जब ये when लगा, ये समझना, यहां जब ये when लगा तो इसने इस क्लॉज को और इस क्लॉज को जोड़ने का काम किया, और यहां मुझे टाइम के बारे में पता चला, मैं दूर था जब राम ने कॉल करी। एज शी वॉज नॉट देयर, देखो कॉमा लगा दिया, अगर मुझे यहां नहीं लगाना मैं ऐसा भी कह सकता हूं शी वॉज नॉट देयर, सॉरी आई स्पोक टू हर एज शी वॉज नॉट देयर, ठीक है। तो याद रखना, एज आई स्पोक टू हर मदर एज शी वॉज नॉट देयर। तो यहाँ पे अब देखिए क्या था, क्योंकि आपको एक
रीजन मिला ना भाई, रीजन मिला ना। अब अगर आप आगे पीछे कर रहे हो तो आपको कॉमा लगा लेना चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप आधा कर दो, आई स्पोक टू हर मदर, तो क्या इससे क्लियर हो रहा है कि भाई उसकी गैर मौजूदगी में आपने उसकी मां से बात करी? अगर मैं सिंपली ये बोलता हूं आई स्पोक टू हर मदर, तो क्या इससे ये पूरी बात हो रही है कि उसकी गैर मौजूदगी में ही आपने उसकी मां से बात करी? आइडिया अधूरा हो जाता है। दे रैन अवे बिकॉज दे वर अफ्रेड। अब सोचो, दे वर अफ्रेड, दे वर अफ्रेड। अगर मैं सिंपली बोलूं दे वर अफ्रेड या मैं सिंपली बोलूं दे रैन अवे, तो क्या आइडिया अधूरा नहीं होगा? या अधूरा मान लो नहीं होगा, ये अपने आप में पूरे सेंटेंस है, मान लिया मैंने। लेकिन क्या ये उस कंडीशन को दिखा पाएगा? आप हो, आपका दोस्त है, आप भाग गए क्योंकि आप डरे हुए थे। ओके सर, आप भाग गए, आप डरे हुए थे। आप इसको समझो, आप भाग गए क्योंकि आप डरे हुए थे, आप भाग गए, आप डरे हुए थे। दो अलग पार्टीज नहीं दिखने लगी दूसरे सेंटेंस में। समझना, वीडियो को बार बार देखो, क्लियर होंगी चीजें, समझ आ रही है ना? इसीलिए कंजंक्शंस को यूज किया जाता है, क्योंकि सेंटेंस अलग अलग बोले जा सकते हैं लेकिन मीनिंग कुछ अलग भी तो दे सकता है ना, फिर दो अलग अलग पार्टीज के लिए भी तो जाएगा। अब देखिए, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अब तुम सिंपली बोल दो इफ यू वर्क हार्ड, ओके, फिर अब बोलो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। भाई कोई बात हुई होगी पहले, मेहनत करोगे तो पास होगे, है ना, चीटिंग करोगे तो पास होगे। खैर गलत बात होती है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप क्लियर है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बताने का क्या काम करते हैं? देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताते हैं टाइम, प्लेस, कॉज, पर्पस, कंडीशन, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एडजेक्टिव में टाइम बताने की बात समझाई, मैंने आपको नाउन में भी समझाया, मैंने आपको एडवर्ब में भी थोड़ा समझाया, मैंने आपको एडजेक्टिव मतलब इन सारे चैप्टर्स में बताया, मैंने प्रपोजिशन में बताया, सॉरी मैंने प्रपोजिशन में भी बात बताई। अब देखो ये चीज कंजंक्शन में आ गई। वो जो जिंदगी भर तुमने देन यूज किया ना, वो एक्चुअली कंजंक्शन होता है। खैर, अब कहानी को बढ़ाते हैं, अब टाइम वगैरह को भी देखते हैं। आई नो थोड़ा हैवी हो रहा होगा, इट्स ओके, समझने की कोशिश करना अच्छा रहेगा। एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ गई तो बहुत ज्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो मैं बात करता हूं टाइम की। तो सर टाइम क्या है? टाइम, अब टाइम बताने के लिए क्या करते हो भाई? आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, जस्ट एज, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, ऐसे शब्द ही तो दिखाते हैं। ये सब समय बताने की बात करते हैं। अब ये समय दिखाने की बात करेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, इन्हें देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को सेम आइडिया से जोड़ना जो मैं अभी तक समझा रहा था। यू शुड वेट टिल आई रिटर्न। अब अगर आप इसको अलग अलग बोलो तो सर दो पार्टीज दिखनी लग जाएंगी। यू शुड वेट, ओके, इंतजार करो, तो इसका मतलब ये भी तो ना, आप इंतजार करिए, आपको इंतजार करना चाहिए। आई विल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अगर मर भी गया। खैर गाना था। एक बात बता रहा हूं, मीनिंग अलग अलग देगा कि नहीं? ठीक है सर। तो यहाँ पे जो टिल आया, इसने इसको और इसको जोड़ने का काम किया। इसी तरीके से पेशेंट है डाइड, मर चुका था। बहुत ही कॉमन सेंटेंस, मतलब इतना घिसा हुआ सेंटेंस है ना, ये हर एग्जाम में आया है। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। तो समय दिखाया ना भाई, ये जो समय दिखाया किसके आने से पहले? डॉक्टर के आने से पहले। और यही चीज दिखाने की कोशिश करती है कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है। पास्ट का जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट बनाने का काम करता है। मेक है व्हाइल द सनशाइन, देखिए, एंड आई लेफ्ट फॉर ऑफिस आफ्टर शी हैड गॉन। अगेन देखिए, समय दिखाने की बात करी। अब आपको काम सिर्फ इतना करना है, उन आइडियाज को सोचने का कोशिश करनी है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, देखो अगर किसी को भी आइडिया को मैं मिस करूं तो इसमें से कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, बताइए। इसी तरीके से जब मैं प्लेस की बात करूं, आप देख सकते हैं यहां पे प्लेस, where, ends, whence, for what place, where, wherever, to what place and whither। ठीक है, ये आपको प्लेस बताने के काम करते हैं। सी, वो एडवर्ब था, वहां पे एडवर्ब वो सीधे लास्ट में ले आता था। प्लेस एडवर्ब के जैसे काम कर जाता था जब वो वेयर का आंसर देता था। यहां पे जब मैं व्हेन और वेयर की बात कर रहा हूं तो देखिए दो डिफरेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्लॉज की इंपॉर्टेंस क्या होती है मैंने बताया हुआ है। वैसे नाउन में आपको एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ठीक है, और कंप्लीट मीनिंग देगा। आई विल गो, यू आस्क मी टू गो, बोथ आर गिविंग complete meaning, okay? Now where is adding a different meaning, or I would say because of the where it is giving, this sentence is giving a different meaning। ठीक है, I will go, मैं जाऊंगा, you ask me to go, मुझसे पूछो मैं जाऊंगा, ऐसी बात है। ठीक है, लेकिन अब इसको जब मैंने where लगाया तो मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा जहां मुझसे पूछोगे। खैर बहुत सटीक हिंदी नहीं हो पाएगी, आई एम वेरी बैड एट इट। खैर, wherever I went I found नो रेस्ट। वो आपने सुना है हच वाला छोटा सा कुत्ता होता था,
ठीक है, जहां जहां आप जाए नेटवर्क आपके साथ आए। सो वेर एवर आई वेंट, जहां मैं जाऊंगा, आई फाउंड नो रेस्ट, मुझे आराम नहीं मिला, जहां जाता था आराम नहीं मिलता था। खैर, तो यहाँ समय दिखाने की बात करी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई फाउंड नो रेस्ट वेर एवर आई वेंट। ओके, नाउ ही वेंट बैक व्हेंस ही केम एंड कैन यू टेल मी वेदर दे हैव गॉन। अब आप यहाँ पे आइडिया लीजिए और मुझे बताइए कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, किस चीज की वजह से कोई दूसरी चीज नहीं हो पाएगी। मैं इतना उम्मीद करता हूं आप पहचानिए, भाई इतना समझाया है तो यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मुझे इंटरजेक्शन भी समझाने हैं तो 10 मिनट वहां पे लूंगा, तो नियरली 45 to 50 मिनट का वीडियो होगा। थक गए हो तो पॉज करो, पानी पी लो और वापस से शुरू करो। चलिए अब कॉज एंड रीजन की बात करते हैं। तो एज, बिकॉज, सिंस, दैट जैसे शब्द यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास किसी चीज को कॉज दिखाना हो, मतलब मैं गया, मैं जैसे ही गया गिर गया। ठीक है, मैं डरता हूं क्योंकि वह मेरी दोस्त है। देखते हैं सेंटेंस। एज शी वॉज गिल्टी शी वॉज पनिश्ड। ठीक है, एज शी वॉज गिल्टी शी वॉज पनिश्ड, उसके ऊपर आरोप थे इसलिए वह मर गई, सॉरी नॉट मर गई, उसको पनिश किया गया। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आई कैन नॉट बाय दिस कार बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। ओके, आई कैन नॉट बाय दिस कार बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। अब यहां पे कॉज ही तो है भाई, उसको पनिश क्यों किया गया, क्योंकि वह गिल्टी पाई गई। ही हैज बीन हियर, वह यहां रही है, जिसके लिए रहा है, जिसके लिए उसे बुलाया गया भाई, ही इज इनवाइटेड, वह यहां है क्योंकि उसे बुलाया गया है। ठीक है, आई मस्ट रीच होम एज इट इज गेटिंग डार्क, मुझे घर जाना चाहिए, क्यों, कोई कारण होगा ना तभी तो घर जाओगे। मैं स्कूल जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, संडे आज, तो कोई तो रीजन होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रही है ना बात। ये छोटी छोटी सी बातें होते हैं भाई, ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात को याद रखना, शब्दों को देखो, पहचानने की कोशिश करो। डेप्थ तो बहुत है, अभी तो ऊपरी नॉलेज दे रहा हूं मैं। पर्पस की बात करते हैं। पर्पस क्या है, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, सो दैट, दैट। ठीक है, ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। अब ये पर्पस की जब बात आती है, पर्पस मतलब उद्देश्य बताने का काम करता है। ठीक है, आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू क्रैक एसएससी। एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉक केयरफुली लेस्ट आई शुड स्लीप। देखो एक छोटी सी बात याद रखना कि लेस्ट के साथ हम शुड यूज करते हैं, कुछ के दिमाग में हम विल यूज कर सकते हैं। देखिए जब भी हम विल को यूज करते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट फ्यूचर का दे रहा हो, क्योंकि विल मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज होती है, और जब ये आपको फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट दे रहा हो तो सर इसका मतलब श्योरिटी होता है, और जब श्योरिटी होता है ना तो वो काम होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सजेशन पे बात हो रही है, इसलिए हम शुड को यूज करते हैं। हिंदी में ऐसा मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी में करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, चलिए अगले सेंटेंस में आते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर दैट ही कैन सक्सीड। वह मेहनत कर रहा है, कोई रीजन दिख रहा है, पर्पस होगा भाई, नॉट सॉरी रीजन, पर्पस, कोई पर्पस होगा सक्सेस पाने के लिए। वी स्टडी सो दैट, ताकि हम पास हो सके, ये आपका पर्पस है, पास होना, टॉप करना, सिलेक्शन लेना, नाम बड़ा करना, बहुत सारे पैसे कमाने, आपके पर्पस हैं। पर्पस, रीजन, टाइम, प्लेस सब अलग अलग चीजें ही तो है। जब अलग अलग चीजें हैं तो मेरी वही पुरानी बात, अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस होगा, प्लेसमेंट में फर्क है तो भी मीनिंग में फर्क आएगा। आगे आते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अगेन देखिए ये एक सजेशन है, कुछ लोग को जिनको विल लगता है वो एक बार सेंटेंस को देखने की कोशिश करें। मम्मी अपने बच्चे से कहती है बेटा सही से चलो गिर जाओगे, क्या वो श्योरिटी से कह रही है और क्या वो चाहेगी कि वो गिर जाए? नहीं ना, वो एक सजेशन होता है, और जब वो एक सजेशन होता है तो सजेशन के लिए हम लोग शुड यूज करते हैं, कंपल्शन के लिए मस्ट यूज करते हैं, श्योरिटी के लिए विल को यूज करते हैं। आपको डिटेल में बताऊंगा विल और शैल कैसे यूज होता है। आइए कंडीशन की बात करते हैं। जब कंडीशन आए, और जब कंडीशन आए तो ऐसे शब्द आएंगे, इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, सपोज, अनलेस जैसे शब्द होते हैं। जैसे देखते हैं, आई आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर वॉज एट होम। ठीक है, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा यदि उसका भाई घर पे है। अधूरा मीनिंग देगा, ये तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ कंडीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोजिंग यू मिस द ट्रेन व्हाट विल यू डू। बस कहते हैं ना, भाई सोच अगर ट्रेन मिस हो गई तो क्या करेगा, भाई सोच गाड़ी पंक्चर हो गई तो क्या होगा,
भाई सोच हम सबसे अमीर हो गए तो क्या होगा, सोच के देखो। आप ऐसे बहुत बातें करते हो, इंग्लिश में भी ऐसे ही बातें होती हैं सर जी, ठीक है। नाउ ही विल बी पेनलाइज्ड प्रोवाइडेड द चार्जेस आर प्रूव, उसे पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड बशर्ते जो उसके ऊपर चार्जेस लगे वो प्रूव हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना भाई अगर सजा होगी तो क्या होगा, 5 साल के लिए जेल। नहीं आपके साथ नहीं होगा, एग्जांपल दे रहा हूं। ही विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन अनलेस ही गेट्स एन अपॉइंटमेंट लेटर, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि, हिंदी में कह सकता हूं जब तक कि। अब यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन ही तो है ना, हर देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे भाई के होने की कंडीशन है, यहाँ पे ट्रेन के मिस होने की कंडीशन है, ओके। यहाँ पे देखिए चार्जेस प्रूव होने की कंडीशन है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की कंडीशन है, और इन कंडीशन के बेस पे आप पैराजंबल सॉल्व करते हो। वो फिलहाल कंपैरिजन पे, कंडीशन पे ऐसे जब भी शब्द आता है, इन शब्दों की वजह से आपको पैराजंबल सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, कनेक्टर्स में भी मदद मिलती है। इन चीजों पे कोई काम ही नहीं करता, उन्हें तो बस रटना है। सेंटेंस देख लो, अच्छा इफ लगा है लगाओ तुक्का, सो लगा है दैट लगेगा, प्रोवाइड लगा है दैट लगा दो, अच्छा इधर लगा है और लगा दो। अरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट तो समझ ले मेरे भाई। आ जाओ अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। कंपैरिजन एज सो एज देन ऐसे शब्द होते हैं, हमें एडजेक्टिव में थोड़ा सा इसको देखा था। क्या है कंपैरिजन, और जब कंपैरिजन आया सो यहां पे देखिए दिस इज नॉट सो इजी एज इट लुक्स, कंपैरिजन ही तो है ना, यह आसान नहीं है जितना कि यह दिखता है। भाई दो चीजें होंगी या कोई चीज होगी तभी तो बोलोगे ना कोई चीज कैसी दिखती है, कैसा होगा। ही इज एज वाइज एज हिज फादर, यहाँ पे दो लोगों के बीच में ही तो किया जाएगा। और एक याद रखना कंपैरिजन सेम क्वालिटी पे होता है, कंपैरिजन सेम पर्सन पे या सेम कह सकता हूं रैंक पे हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये कुत्ता है गधा है। क्या मेरे चेहरे का कंपैरिजन आपके जूते से हो सकता है, मेरे पेन का कंपैरिजन आपके चाकू से हो सकता है, मेरी बॉटल का कंपैरिजन आपके मोबाइल से हो सकता है? नहीं, याद रखना। राम इज एज गुड एज यू, अब ऐसा हो सकता है राम इज एज गुड एज योर डॉग, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। तो ये एज गुड एज क्या है, कंपैरिजन दिखाने का ही तो काम कर रहे हैं ना भाई, कि राम उतना ही अच्छा जितना कि तुम, भाई उतना स्ट्रांग है जितना कि रोहित, ठीक है, या सॉरी ही इज स्ट्रॉन्गर देन रोहित, तो वह रोहित से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे रोहित की स्ट्रेंथ की बात करी जा रही होगी। अब मैंने एज गुड की बात करी तो कोई उसकी होगी कोई अच्छी बात, नेचर हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट, ऑफ कोर्स इसको तो मैं काफी समझा ही चुका हूं। कॉन्ट्रास्ट मतलब जब विपरीत में कुछ बोला जाए, ऑल्दो, हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग, दो, यट, ऐसे शब्द आपके हों तो आप कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। ओके, यहां पे आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, सोचिए वह ऑनेस्ट है फिर भी वह गरीब है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट ही तो है ना, एक विरोधाभास ही तो दिखा रहा है। दो आई वॉज नॉट सिलेक्टेड आई एम ग्लैड आई पार्टिसिपेटेड। कुछ लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव मेरे जैसे लोग कि हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लड़ेंगे आखिरी तक, ठीक है। सो दो आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, यद्यपि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे दो दिख रहा है। अब आप खुद सोच लो ना, कॉन्ट्रास्ट क्या है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, विपरीत में क्या बात है, लेकिन ये मैं खुश हूं कि मैंने पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह रिच है। याद रखना वो जो कॉन्ट्रास्ट लगेगा उसके साथ आप कंजंक्शन लगाना, और ये मेनली स्टार्टिंग में भी इससे शब्द आ जाता है। यट ही इज डिसऑनेस्ट, आप ऐसा अब ये मत बोलना यट ही इज डिसऑनेस्ट ऑल्दो ही इज रिच, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऑल्दो के साथ यट आता है, लेकिन इसके साथ कई बार कॉमा लगा के भी कहानी को दिखाया जाता है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके सामने, कुछ 20 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉट दिस एक्सरसाइज नॉट 2, इट्स एक्सरसाइज 1 हो गया, और यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब मैं बात करता हूँ इंटरजेक्शन की, क्योंकि वो इंटरजेक्शन एग्जाम में ज्यादा आता नहीं, सेपरेट वीडियो बनाना कोई सेंस नहीं देता। इंटरजेक्शन समझो बहुत ही आसान चीज होती है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अरे मान लो आपके सर पे सांप गिर जाए तो क्या होगा, अभी तुम्हारे सामने भूत आ जाए, तुम बैठे हो, सडनली देखा तुम्हारे पीछे से बैल आ रहा है दौड़ के, तुम्हें छिपकली दिख गई तुम्हारे पैर में, क्या होगा? सडनली आवाज आएगी। आप मैगी बनाते हो, रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, क्वारंटाइन में लोगों ने खाना बहुत बनाया है, और आपका ऐसा हाथ टच हुआ तो कहते हैं आउच, ओ माय गॉश, अलास, शिट, हेलो। ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना सर, यही इंटरजेक्शंस होते हैं। सोचो भूत आ गया ऐसे, ठीक है, और ये आपका इंटरजेक्शन है। आपकी जो सडन साउंड आया ना एकदम देखते हो,
ठीक है, किसी को डरा दो एकदम से, ऊ करो वो भी करेगा, तो ये जो आया ना, ये आपका इंटरजेक्शन है। फील इट, फील इट। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। सडन होता है ये, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि तुम प्लान करोगे, वो मूवीज में होता है, बट ये सडन है। तुम्हारे हाथ पे भी मैं ऐसे चीटी काट लूं ना, तो तुम कहोगे सर क्या किया, समझे ना, ऐसा होता है। इवन जो आप गालियां देते हो ना, वो भी इंटरजेक्शन है, क्योंकि प्लान करके नहीं देते, वो निकलती है दोस्त के लिए। हाँ, वो आप देते हो, ठीक है, मैं नहीं दूंगा। क्या आगे आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन अ सेंटेंस यूजुअली एट द स्टार्ट टू एक्सप्रेस अ सेंटिमेंट्स। अब सेंटिमेंट्स कैसे, सरप्राइज, डिस्गस्ट, जॉय, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म, ऐसे शब्दों को दिखाने की ये कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये दिखाने का काम कौन करता है सर, ये करता है आपका इंटरजेक्शन। आई होप यहां तक बात आप सबको पूरी तरीके से क्लियर है। अब इसकी कहानी को थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। तो जब यही बातें कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, आहा, बू। जब आप किसी को परेशान करने की कोशिश करते हो ना, तब आप ऐसे यूज करते हो, बू, क्रट, डैग, यू, गॉश, गॉडनेस, हा हा, ओह, oops, oh no, ouch, rats, shoot, ओहो, याक। ये जो ऐसे शब्द है जो आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे मेरे मुंह से सुन के, बट सर ये जो आपकी सडन साउंड होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, और यही आपके इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। सडन साउंड है, प्लान्ड नहीं है, और इनको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बदलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, गेट ऑफ दैट फ्लोर, ओह दैट्स सरप्राइज, गुड, नाउ वी कैन मूव ऑन। अब हम चल सकते हैं। आप कहोगे गुड तो सर एडजेक्टिव होता है, हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला उसने, किसी चीज को अच्छा नहीं बोला जा रहा, बस एक कंडीशन है, आपने अपने अच्छे से मूड को बताने की कोशिश कर दी। ओह सीरियसली, ओके, जीप, दैट वाज क्लोज। अब देखिए, जैसे जॉय दिखाना है, तो जॉय के लिए क्या करेगा, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से। तो जब जॉय की बात करी, हुर्रा, हा हा, हिप हिप हुर्रा, तो जब हुर्रा आया तो आप खुश होते हो, तब आप बोलते हैं हुर्रा, आई हैव पास्ड, हुर्रा, हियर इज द प्राइज, ओके। सो ये हुर्रा जैसे शब्द है, तो ये आपका जॉय दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब आप दुख में हो, तो आप बोलते हो अलास, आह मी, व्हाई मी, हिज फ्रेंड हैज डिसीव्ड हिम, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। और एक जो आपने पहले से आवाज निकाला, ठीक है, कहते हैं ओह शिट, ये आपका इंटरजेक्शन है। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, दुख की बात है, हम मैच हार गए, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको सरप्राइज दिखाना हो, कहते हैं अब सोचो आपका बर्थडे है और एकदम से केक वेक सामने से आ जाए, तो कैसे करोगे, ओह माय गॉड, व्हाट, गुड हेवेंस, ओह दैट्स अमेजिंग। सर ये सरप्राइज है, और इस सरप्राइज जब आप होते हो तभी आप ऐसे शब्दों को यूज करते हो। इमेजिन करो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हारे दोस्त ने तुमको बताया, ओह हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। अच्छा हाँ, अब देखो इस तरीके से लिखा जाए ना, तो इसे जब तक क्वेश्चन मार्क ना लगे, तो ये जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि वो आपका इंटेरोगेटिव नहीं है। ओह व्हाट्स अ ब्यूटीफुल साइट इज, एंड व्हाट माय ब्रदर हैज डाइड, क्या मेरा भाई मर गया, सरप्राइज था, ओके। इसी तरीके से जब आपको कंटेम्प्ट करना हो, आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट हैज कंटेम्प्टेड इस, तो आप बोलते हो शेम, फी, बॉश, फी, यू डिड इट टू मी, गंदी बात, गलत बात, फाय, इसे फाय भी कुछ लोग बोलते हैं, बट फी बोलते हैं, फी, यू आर अफ्रेड ऑफ हिम, छी मुझसे डरते हो। इस तरीके से जब आपको अप्रूवल या ग्रीटिंग देनी हो, ब्रावो, ठीक है, वेल डन, ओके, ऐसे शब्द होते हैं, और इनको बोलना भी ऐसे होता है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ब्रावो, यू फ्रॉट ब्रेवली, वेल डन माय बॉय, ब्रावो, यू हैव वेल डन, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको कॉलिंग देनी हो, तो कहते हैं हेलो, हे, हेलो, हु इज दिस, फोन पे जब बात रोज ही बात करते होगे, और ये आपका इंटरजेक्शन होता है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, हेलो। आप पीछे से टैप करके किसी से बोलते हो, हेलो हाँ भाई क्या कर रहे हैं, तो ये भी आपका इंटरजेक्शन पे होता है, क्योंकि वो प्लान्ड नहीं था, आप जाके, प्लान्ड है तो वो नहीं होगा, वो अपनी अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिरेगा। इसी तरीके से जब आपको अटेंशन चाहिए हो, तब आप यूज करते हो, ठीक है, लिसन, लुक, बिहोल्ड, हश, हार्क, शी, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके इंटरजेक्शंस हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो इतने ही होते हैं इंटरजेक्शन। आर्क, समवन क्राइज, हश माय ब्रदर इज स्लीप।
पसंद आया हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।